अब बात करते हैं होमवर्क की। होमवर्क में बताइए क्या स्थिति अपनी है। होमवर्क होमवर्क क्या पोजीशन है, बोलो। F इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू m। हाँ ना बच्चा। अरे देख यार, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या बोला, देख इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या बोला, फोर्स बाय क्यू। तो ग्रेविटेशन में अपन क्या कर रहे थे, रिप्लेस कर रहे थे। तो ग्रेविटेशन में क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिखा जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको ईजी लिख दो, या कई जगह अपन ने जी ही लिखा था, तो वो क्या लिखा जाएगा, फोर्स अपॉन क्यू की जगह मास। तो यहाँ से फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ई, कौन सा, ग्रेविटेशनल फील्ड वाला, या एम इंटू जी। जी मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। समझे क्या, बोलो। ठीक है, एनीबडी एल्स, कोई डाउट, बोलो। अच्छा होमवर्क, होमवर्क में क्या पोजीशन है अपनी, होमवर्क खत्म हो रहा है ना टाइम टू टाइम, होमवर्क बताओ। होमवर्क में कोई डाउट आ रहे हैं कोई तो पूछ लिया करो, कभी तो अच्छा लगना देना चाहिए ना, मेरी उम्र बढ़ा दो मेरी, पाप लगेगा ऐसे काम कर रहे हो तुम लोग। यार होमवर्क आते ही आवाज़ पूरी हो जाती है सफा चट, कोई मतलब पता ही नहीं क्लास में कोई है या नहीं है। तो होमवर्क में एनर्जी कम लग रही है आप लोगों की, कुछ एक लोग छोड़ दें, कुछ एक हैं जिनसे कांटेक्ट है मेरा जो लोग कर रहे हैं, बाकी लोगों के साथ मुझे गड़बड़ लग रहा है यार। थोड़ा होमवर्क करते रहा करो। अब मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को, मैं सामने भी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा किसने किया किसने नहीं किया। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि अभी कर लीजिए, बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। अपन इतना टाइम भी लगा रहे हैं, अपन इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर अपन वो सबसे महत्वपूर्ण काम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो पूरा जो प्रोसेस है वही पूरा मतलब गड़बड़ हो जाएगा ना। जिस काम की मतलब जो IIT JEE के जो सपना देख के हम यहाँ आए हैं, और वहाँ घुसने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का जो सबसे बड़ा फाउंडेशन है वो है आपकी तरफ से मेहनत, यानी आपकी तरफ से होमवर्क। अगर वही नहीं किया तो फिर तो सारे सपने जो है ना, फिर वो सपने ही रह जाएंगे, मतलब वो हकीकत में कैसे बदलेंगे। तो समझो इस बात को, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है ना। ज़रूरी नहीं होता तो मैं क्यों बोलता, तो चिल मारो फिर तो मैं यही कहता। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ चिल मारो, लेकिन उतनी मारो जितनी ज़रूरी है, और थोड़ा सा बैलेंस करते हुए अपनी होमवर्क भी कर लो, ठीक है ना। तो कोशिश करना इम्प्रूवमेंट दिखे, कुछ लोग इम्प्रूव अगर करते हैं तो ज़रूर मुझे फ़ोटो भेजें, थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार कुछ बोलने का कुछ तो असर हो रहा है इन लोगों पे, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं फिर से ग्रेविटेशन पर। ग्रेविटेशन में हमने फॉर्मूलेज देख लिए थे, है ना, फॉर्मूलेज देख लिए थे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के, हमने फॉर्मूलेज देख लिए थे पोटेंशियल के, हमने सभी के लिए देख लिया था। हमने पॉइंट चार्ज, लाइनियर चार्ज, हमने स्फेरिकल चार्ज देख लिया था, हमने प्लेनर चार्ज के लिए देख लिया था, या प्लेनर मास के लिए देख लिया था किस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड लिखी जाती है। चलिए एक सवाल करते हैं। ये है मास m, रेडियस r, क्या है, सॉलिड स्फीयर। मास m, रेडियस r, सॉलिड स्फीयर है, और इसके अंदर में अपन ने क्या कर दी, सेंटर से पास करते हुए एक टनल बना दी, ठीक है, ये टनल बना दी, स्मॉल टनल। ये इतनी छोटी है कि इसकी वजह से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे सारे फार्मूलेज में। कोई भी फार्मूला हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड का हो चाहे पोटेंशियल का हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर क्या कर दिया कि यहाँ पर सेंटर से इसमें एक स्मॉल m मास
रेस्ट पर था, है ना, सेंटर पर स्मॉल एम मास रेस्ट पर था। फिर पूछा गया है फाइंड मिनिमम स्पीड गिवन टू m so that it just reaches the surface, कि सरफेस तक पहुंचने के लिए कितनी मिनिमम स्पीड हम इसे दें। तो बताइए क्या किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, करो 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 करो। क्या किया आपने बताओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, माइनस जी एम बाय आर। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगे हुए हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। तो कंजर्वेटिव है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रहेगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होगा। तो मैं सेंटर पर अगर देखता हूँ तो उसकी स्पीड v नॉट मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी लिखा जाएगा हाफ m v नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए लिख सकते हैं m इंटू यहाँ का पोटेंशियल v, v मतलब लिखा हुआ है पोटेंशियल एट सेंटर, है ना, vc, ये लिखा है पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल्स टू, क्या लिखा जाएगा, जब ये सरफेस पर पहुंचा तो जस्ट सरफेस पर पहुंचा देते हैं, है ना, जस्ट सरफेस पर पहुंचा देते हैं, यहाँ पर पहुंचा दिया, तो जस्ट सरफेस पे पहुंचा तो मैं लिख सकता हूँ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये काइनेटिक एनर्जी फॉर सरफेस, और पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ बनेगी, तो वो क्या लिखा जाएगा, मास इनटू पोटेंशियल एट सरफेस, है ना, ये क्या है, पोटेंशियल एट सरफेस। तो ये आ चुका है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम इंटू वी सी, वी सी यानी कि सेंटर पर इसका पोटेंशियल। तो बताइए क्या लिखा जाए, पोटेंशियल एट सेंटर माइनस जी एम अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सेंटर पर है तो सेंटर से दूरी 0 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे क्या करना है, मिनिमम स्पीड फाइंड करनी है, तो जस्ट यहाँ तक पहुँचा दीजिए, तो यहाँ तक जस्ट पहुँचाया तो इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, और यहाँ पर अगर लिखें स्मॉल m और सरफेस के लिए पोटेंशियल लिखा जाता है माइनस जी एम अपॉन आर। तो यहाँ से बना हाफ एम वी नॉट स्क्वायर और ये माइनस 3/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो यहाँ से कितना बना, हाफ स्मॉल एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, उधर गया तो ये 3/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ से स्मॉल एम से स्मॉल एम गया, हाफ से हाफ गया, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू रूट ओवर जी एम अपॉन आर। एंड दैट इज द फाइनल आंसर। वी नॉट की वैल्यू आ चुकी है रूट ओवर जी एम अपॉन आर। समझे क्या, बोलो। अरे यार, हो गया, आगे बढ़े। इसी का सेकंड पार्ट, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट सेंटर
such that particle reaches 2r distance from surface. ठीक है, क्या किया? गलत। नीचे करेक्ट, बिल्कुल सही। हाँ, समझे समझे क्या गलत किया था आपने? चलिए शुरू करते हैं। तो वंस अगेन एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो सेंटर के लिए तो लिख सकते हैं हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और सेंटर के लिए पोटेंशियल जो लिखा जाएगा वो होगा स्मॉल m इंटू -3/2 g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R शुड बी इक्वल टू। अब वहां पर पहुंच गया, कहां पर? सरफेस से 2r दूरी पर। तो सरफेस से 2r यानी कि सेंटर से 3r। तो वहाँ जब पहुँचा तो हमें निकालनी है मिनिमम वेलोसिटी। इसका मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड 0 हो जाए तो मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी काइनेटिक एनर्जी को 0 लिखा एंड पोटेंशियल एनर्जी जो बना वो बन जाएगा -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन सेंटर से दूरी यानी कि 3r। तो यहाँ से बना है हाफ m v नॉट स्क्वायर, और ये इधर गया तो कितना आ गया 3/2, और ये है -1/3 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। तो यहाँ से दिस इज कमिंग आउट टू बी 6, और ये 9 - 2 यानी कि 7। ठीक है, तो 7/6 हाफ m v नॉट स्क्वायर, और ये g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। तो स्मॉल m से स्मॉल m गया, 2 से ये गया 3, और ये v नॉट यहाँ से बन चुका है √ओवर 7/3 g कैपिटल M बाय r, एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, v नॉट की वैल्यू निकाल ली है। इतना बन जाना चाहिए। बोलो। एनी डाउट? चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल, इस सवाल में आपको दिया है अगेन ये सॉलिड स्फीयर जिसका मास है m, रेडियस है r, एंड यहाँ पर सेंटर से डिस्प्लेस किया हुआ टनल है ना, सेंटर से दूर साइड में रखा हुआ टनल है, और ये जो दूरी दी गई है सेंटर से ये d दे दी गई है, ये जो दूरी दे दी गई है वो d दे दी गई है। एंड पार्टिकल को जब यहाँ से रिलीज़ किया, पार्टिकल को जब यहाँ से रिलीज़ किया तो ये क्या होगा बताइए? पार्टिकल क्या अंदर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, और अंदर आएगा तो यहाँ से जब ये इस लाइन तक यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो ये यहाँ पर रुक नहीं पाएगा, आगे जाना पड़ेगा। जब आगे गया तो फिर स्पीड कम होने लगेगी, और एनर्जी कंजर्वेशन से बोल सकता हूँ यहाँ तक पहुँच जाएगा, है ना, ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो अभी ये इस तरह से ऑसिलेशंस करेगा। मैं अगर दिखाऊँ तो ये इधर से ऐसे गया, फिर यहाँ से इधर गया टनल में, फिर वापस टनल में वापस आया, फिर ऐसे वापस आया। तो मैं क्या कर लेता हूँ, जब पार्टिकल यहाँ पर था,
है ना। पार्टिकल जब यहाँ पर था और सेंटर से जो दूरी मैंने मान ली ये कितना है, स्मॉल आर पर था। पार्टिकल जब जनरल पॉइंट किसी स्मॉल आर पर था, तो बताइए फाइंड नेट फोर्स ऑन पार्टिकल। फाइंड नेट फोर्स ऑन पार्टिकल। इस कंडीशन में नेट फोर्स बताइए कितना लगने वाला है। पार्टिकल का मास m ले लेना। चलिए चेक करते हैं। देखो क्या हुआ कि जब पार्टिकल यहाँ आया तो सेंटर से दूरी तो बिल्कुल r बनी रहेगी, स्मॉल r बनी रहेगी। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पार्टिकल पर लिखा जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर लिखा जाए तो वो कितना लिखा जाएगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मास तो स्मॉल m, एनीबडी यहाँ पर क्या बनना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड। एनीवन, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या बनेगा यहाँ पर, जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आ गया। क्या यही फोर्स बनेगा नेट फोर्स? कंपोनेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि टनल है और टनल उसको इस फोर्स के अलोंग जाने नहीं देगी। तो यहाँ पर एक नॉर्मल भी लग रहा होगा और वो नॉर्मल इस कंपोनेंट को, इस तरफ वाले कंपोनेंट को बैलेंस आउट कर रहा होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा और वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो अगर मैं नेट फोर्स लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा m इंटू जी कैपिटल M स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना बन जाना चाहिए नेट फोर्स। और कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, तो हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर निकालेंगे। तो ये आ गया जी कैपिटल M स्मॉल m R अपॉन कैपिटल R क्यूब, और कॉस थीटा कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन r। इतना बन चुका है। तो ये आ गया g कैपिटल M स्मॉल m रूट ओवर r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन r क्यूब। तो ये आ चुका है नेट फोर्स, ये आ चुका है नेट फोर्स। समझे क्या? बोलो। और इस तरफ वाला नेट फोर्स तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल और इस mg का कंपोनेंट इधर बैलेंस आउट कर रहे होंगे, तो ये जो फोर्स बनेगा वो इसी तरफ बनेगा। अच्छा, इस पर एक SHM का सवाल भी बनता है, लेकिन अभी अपने को SHM आता नहीं है, तो अपन फिर कभी देखेंगे। लिख लिया था ना ये, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये करके दिखाओ। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया, ये है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड
एटमॉस्फेयर, मास m, रेडियस r। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक कुआं खोद दिया है ना, यहाँ पर कुआं खोद दिया और जिसकी ये जो डेप्थ है वो बोल दिया r/2 है। अब क्या कर दिया कि यहाँ से एक पार्टिकल को भेज दिया गया v0 स्पीड से। तो दिया गया है अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m is projected with speed v0 equals to √2 g capital M by r as shown. Find maximum height attained by particle। पार्टिकल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करी है, बोलो ये कैपिटल एम है ना, ये जो दिया गया है दिस इज कैपिटल एम। कितना 5 कैपिटल R/3 यही ना। ओके चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम सरफेस। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तो मुझे क्या दिया गया है कि इस पॉइंट पर इसकी स्पीड दी गई है, तो मैं अगेन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हाफ m v0 स्क्वायर, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी तो वो लिखा जाएगा स्मॉल m इंटू पोटेंशियल, क्या लिखें पोटेंशियल माइनस जी कैपिटल M बाई 2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², और वो कितना है r/2 है। सेंटर से दूरी भी इसकी r/2 रही होगी। यही किया था क्या बच्चा आपने। इज इक्वल्स टू सरफेस पर वो ऊपर गया तो उसकी मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 और पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। मान लेते हैं कि भाई वहाँ से सेंटर से दूरी इतना बन गया। कोई दिक्कत है क्या इसमें। तो अभी यहाँ पर लिखें तो ये आया हाफ स्मॉल m v0 की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया जाए तो 2g कैपिटल M अपॉन r प्लस ये स्मॉल m आ गया और ये कितना आ गया, ये माइनस जी कैपिटल M अपॉन 2r³ और ये आ चुका है कितना आ गया 3 तो 3 रहा और ये आ जाएगा 1/4 तो 12 आ जाएगा 11r² बाय यहाँ पर 4 इज इक्वल्स टू माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। तो एक काम करते हैं ना, जो कट सकता है काट लेते हैं। तो देखो यहाँ g इंटू कैपिटल M, g इंटू कैपिटल M, g इंटू कैपिटल M, यहाँ पर भी स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m, तो सब खत्म हो जाएगा। ये g कैपिटल M स्मॉल m, g कैपिटल M स्मॉल m, सब खत्म हो गए। और अब बचा है इधर 2 से 2 गया तो ये आ गया 1 बाय कैपिटल R प्लस इधर कितना आ गया माइनस आया है ना, माइनस 11 बाय 8 R, माइनस 11 बाय 8 R इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय R। तो कितना आ रहा है यार 8 और ये 11 तो 8/3 आ रहा है। स्मॉल r इज इक्वल्स टू 8/3 R आ गया। सही आया ना। अभी हाँ अभी सरफेस से हाइट के देखने हैं। सरफेस से हाइट अगर देखें सरफेस हाइट तो ये बन जाएगा
8/3 माइनस सेंटर से दूरी कितना r, तो ये आ जाएगा 5/3 r। तो सरफेस से जो हाइट पाई गई दैट इज 5/3 r एंड दैट इज द फाइनल आंसर। देखिए कोई डाउट हो तो बताओ। डन। चलिए, आज एनर्जी थोड़ी कम लग रही है मुझे तुम लोगों की, क्या हो गया? सर ने डांट दिया है क्या? गिरी सर ने? गिरी सर डांटते थोड़े नहीं लगते होंगे, है ना? गिरी सर डांटते हैं क्या कभी? हैं? नहीं यार, लगते तो नहीं, गिरी सर डांटते हैं। तो है ना, हाँ ऐसे ही लगते हैं मुझे थोड़े, भाई डांटने वाली तो लगते नहीं है वो, ऐसे प्यार से बता के थोड़ा सा प्यार से ही बताते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ऊपर से तुम ऐसे मरे हुए से बैठे हुए हो, तो गिरी सर का तो रीज़न नहीं होगा, कुछ और ही रीज़न होगा। क्या हुआ? कल पानी ज़्यादा गिर गया क्या? बारिश हो रही है क्या तुम्हारी तरफ? अभी भी हो रही है? कंटिन्यूस हो रही है? अच्छा, तो तुम्हारा फिर सोने का मन कर रहा होगा कि मस्त ठंडा मौसम हो गया, है ना? हाँ तो कोई बात नहीं, इसी मौसम पे अपन पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। तो चलो अब पढ़ते हैं चुपचाप से, है ना? सबका ध्यान अंदर, और एनर्जी पूरी जोश में होनी चाहिए। ऐसे मरे हुए बैठोगे ना, मेरे भी सोने का मन करेगा फिर। नहीं बारिश तो नहीं हुई, लेकिन मौसम ठंडा हो गया थोड़ा। तो अब देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सभी फैक्टर्स का। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले तो मैं लिख लेता हूँ सरफेस पर कितना एक्सेलरेशन बनेगा। तो मुझे पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन सरफेस, सतह पर अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? फोर्स है G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r²। इतना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बना हुआ है। तो इसका अगर मैं लिखता हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर लिखा जाए तो वो कितना बन चुका है? फोर्स बाय मास करना पड़ेगा, तो फोर्स बाय स्मॉल m करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r² अपॉन स्मॉल m। तो ये आ चुका है G कैपिटल M अपॉन r², G कैपिटल M अपॉन r²। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ पर? सरफेस पर हुआ है। तो इसको हम G0 से लिख देंगे, क्योंकि आगे कई जगह इसके चेंजेस होंगे। तो हम क्या करेंगे, सरफेस का जो एक्सेलरेशन है ना, उसे G कैपिटल M अपॉन r², उसको मैं G0 से इंडिकेट करने वाला हूँ आगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? बोलो। देखिए फर्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h from the surface। एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस। तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन अगर लिखा जाएगा तो वो क्या होगा? फोर्स बाय मास होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो कितनी बन जाएगी? G कैपिटल M अपॉन r²। डायग्राम बना दिया जाए। ये रही अर्थ, अर्थ के सेंटर से ये स्मॉल r दूरी पर ऐसा कुछ रखा हुआ है, ठीक है ना? तो इसका एक्सेलरेशन इतना बन जाएगा। कोई डाउट है क्या? बोलो। अभी मैंने क्या बोल दिया कि ये हाइट h कह दिया, तो ये बन जाएगा G इज इक्वल्स टू G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r को लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहाँ से G बराबर GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर 1 प्लस h बाय कैपिटल R का होल स्क्वायर। तो ये आ चुका है GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर
1 प्लस एच अपॉन कैपिटल आर की पावर -2। देखो ये क्या आ गया, जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो इसको आगे से जी नॉट लिख देता हूँ मैं, है ना, अभी देखा था ना जी नॉट। और ये कितना आ गया है 1 माइनस 2h बाय आर। तो यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन मैंने कर भी दिया इस अजम्पशन के साथ में कि कंसिडरिंग h इज़ वेरी 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 स्मॉल देन कैपिटल आर, h इज़ वेरी 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 स्मॉल देन कैपिटल आर। अच्छा तो बताइए रेडियस की जो वैल्यू होती है अर्थ के लिए वो कितनी होती है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं बोलने की कोशिश करता हूँ कि रेडियस ऑफ अर्थ जो हमारी बनी है, रेडियस ऑफ अर्थ जो बना हुआ है वो है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो अब मैं यहाँ पर ये इस रिज़ल्ट पर आता हूँ तो मेरे पास कितना बन गया, g बराबर जी नॉट 1 माइनस 2h अपॉन कैपिटल आर। और ये जो रिज़ल्ट बना हुआ है एक अप्रॉक्सीमेशन के साथ में है, और अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि वेयर h इज़ स्मॉल, बहुत छोटा है, किसके कंपैरिजन में, रेडियस r के कंपैरिजन में। हमने रेडियस को देखा तो रेडियस हमारे पास बन चुका है 6400 किलोमीटर। अभी ये दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है अपने को g इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर, दिखा? तो g इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर वेयर h इज स्मॉल। और हमारे पास h किसके कंपैरिजन में स्मॉल है, कैपिटल R के कंपैरिजन में। कैपिटल R कितना है हमारे पास 6400 किलोमीटर। तो चलिए एक बार h के बारे में सोच लेते हैं कि h कितना बड़ा या कितना छोटा होने वाला है। तो चलिए बताइए, हाँ 64,000 नहीं भाई, 64,000 तो ज़्यादा हो गया। ओ है ना, ज़्यादा हो गया बाबा। ये अभी रुक जा, मैं समझा दो इसको। तो देखो g बराबर जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर, इतना तक हम पहुंच गए जहां पर h है बहुत छोटा। इस फॉर्मूले को जो हम पहुंचे हैं तो एक अप्रॉक्सीमेशन के साथ में पहुंचे हैं कि h छोटा है। तो अब मैं सोचना चाहता हूं कि h कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो हम सोचते हैं सबसे हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ कौन सी है, बताओ कितना है, हाइट कितना है उसका? हाँ ऐसा ही कुछ है, तो 8-9 किलोमीटर के आसपास में वो आ जाएगा। अब बताओ 8 किलोमीटर या 9 किलोमीटर एज कम्पेयर टू 6400 किलोमीटर, तो वो तो लगभग h का भी, h के लिए भी वो बहुत छोटा है। तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली g की वैल्यू जी नॉट ही आ जाएगी। समझे क्या बात को, कि भाई हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ पर भी अगर हम जाएं तो ये जो h की वैल्यू है ये अभी इतनी छोटी है कि अप्रॉक्सीमेटली मामला यहाँ पर 0 बन जाएगा, और g की वैल्यू कितना बन जाएगा, जी नॉट के आसपास आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इन द ऑर्डर ऑफ फॉर हाइट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 किलोमीटर तक, तो 10 किलोमीटर तक तो अपन क्या बोल सकते हैं, g अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू जी नॉट ही आ जाएगा। फॉर हाइट इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, g की जो वैल्यू बन जाएगी वो जी नॉट के आसपास बन जाएगी, देयर इज़ नो इशू, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली हम जी नॉट ही कर देंगे। और इसी वजह से प्रोजेक्टाइल जब हम देखते हैं तो प्रोजेक्टाइल में हाइट हमारी जाती कितनी है, 200 मीटर 500 मीटर जो हम सवाल करते थे उसमें इतनी हाइट जाती थी, 500 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो उतनी हाइट में हम g की वैल्यू जी नॉट यानी कि कांस्टेंट ही लेते थे, 9.8 का ही इस्तेमाल हम करते थे। हम कहीं पर भी g को चेंज होता हुआ नहीं लेते थे प्रोजेक्टाइल में। और आप यहाँ पर इसका रीज़न समझ सकते हैं कि हाइट बराबर 10 किलोमीटर, इतनी ऊंचाई तक फेंकने तक हमारा g का वैल्यू में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अप्रॉक्सीमेटली हम उसे
कांस्टेंट मान सकते हैं। दूसरा केस कि हाइट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा कर दी जाए 10 किलोमीटर से, हाइट की वैल्यू ज़्यादा कर दी जाए 10 किलोमीटर से, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। अब हाइट की वैल्यू क्या मैं 4000 किलोमीटर कर दूँ तो ये फॉर्मूला यूज़ कर पाऊँगा क्या? नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि h की जो वैल्यू है वो कैपिटल R के कंपेरेबल हो गई। 6400 किलोमीटर नीचे और यहाँ पर 4000 किलोमीटर ऊपर, तो ये कंपेरेबल हो गया। तो उस सिचुएशन में हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज एक जनरल मैं आपको ट्रेंड बता दूं कि हाँ यार 5% के आसपास, 5-6% के आसपास में अगर हम कर लें कि रेडियस के कंपैरिजन में हाइट की वैल्यू 5%, 10% के आसपास अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बताइए 6400 का 5% कितना होगा? 320। अच्छा बताइए 10% कितना होगा? 640। यानी कि 640 किलोमीटर तक रफली ये अपना एप्लीकेबल होता है। और कई बार हम जो है लगभग इसको 500 किलोमीटर तक इसको अप्लाई कर देते हैं कि h की वैल्यू जो लिखी जाए अगर 10 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। g इज इक्वल टू g0 1 - 2h/r, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब ये मत पूछना सर 501 किलोमीटर पे क्या करेंगे, है ना? ये अपनी क्या है, एक रफ लिमिट चल रही है अपनी, है ना, एक रफ आइडिया चल रहा है कि भाई h की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही एक्यूरेट इसका रिजल्ट दिखाएगा। g की वैल्यू इतनी छोटी हो गई कि 10 किलोमीटर से भी कम है तो ये जो g0 के बराबर ही आ जाएगा। और जब h की वैल्यू 500 किलोमीटर तक के आसपास बन रही है, 10 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक, तो ये फार्मूला वैलिड है लेकिन अप्रॉक्सीमेशन के साथ में है। h जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा इसमें एरर भी बढ़ता जाएगा रिजल्ट में। समझ रहे हैं क्या बात को? क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला किस आधार पर बना हुआ है? ये बना हुआ है इस आधार पर कि भाई h की वैल्यू छोटी है, तो h की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो हमारा अप्रॉक्सीमेशन गलत होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। और इसी वजह से h जितना छोटा होगा फॉर्मूला उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ज़्यादा सही आंसर देगा। h की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आंसर में जो वेरिएशन है, जो एरर आएगा वो बहुत गड़बड़ आ जाएगा। तो हमारे पास इस रेंज के आसपास अगर कुछ हो तो हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? इतने में अपना आंसर जो होंगे वो काफ़ी हद तक सही होंगे, है ना? आपको लग रहा होगा कि सर ये तो 5-10% तक एरर आ जाएगी। तो आप जब कॉलेज में जाएंगे, आपने 12th के अभी एक्सपेरिमेंट करना शुरू नहीं किए होंगे, 11th में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे क्या स्कूल में? तो अभी जब कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें एक फ़िज़िक्स करके तुम्हें एक वो मिलेगा, चाहे तुम्हारी ब्रांच कुछ भी हो, एक फ़िज़िक्स करके कोर्स होगा। तो उस कोर्स में आपको एक्सपेरिमेंट भी करवाएंगे। तो उसमें जो एरर आएंगे ना, और अगर 10% आ गया वो एरर, इसका मतलब आपको जीनियस समझा जाएगा कि भाई इसको तो सब कुछ आता है। अगर तुम्हारे एरर 50 और 60 और 70% के आसपास जा रहे हैं तो वो एवरेज समझा जाएगा। और अगर आपके एरर, एक्सपेरिमेंट के एरर अगर आपके जा रहे हैं 100%, 120%, तो समझ लो कि भाई आपने एक्सपेरिमेंट में बहुत बड़ी दिक्कत कर दी है। लेकिन 50-60% इज़ एक्सेप्टेबल, वहाँ पर भी ना 50-60% इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन ऐसा सिर्फ तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट लोग भी इतना एरर एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं, वो तो तुम्हारे लिए, क्योंकि वो एनवायरनमेंट भी तुम्हारे लिए नया है ना? एपरेटस भी वो बहुत पुराना हो चुका होता है, उसको हर साल कितने लोग आते हैं उसको यूज़ करते हैं, और इतने अजीब तरीके से यूज़ करते हैं जो उनको पता भी नहीं होता कैसे करना है, वो बटन घुमाते रहो। और दूसरा मतलब एनवायरनमेंट जो है, मतलब जो भी तुम्हारे रैंडम चीज़ें होती हैं जो तुम्हारे साथ हो रही है, किसी और के साथ नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी रिजल्ट में चेंजेस आ जाते हैं। तो 50-60% इज़ एक्सेप्टेबल, है ना? जब कॉलेज में जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि उसको ठीक कैसे करना है रीडिंग को, है ना? कि एक बार तुम लास्ट ईयर की वो ले लोगे तुम मैनुअल जो किसी ने किया हुआ है, जिसके सही सबसे ज़्यादा मार्क्स थे, उसमें देखोगे भाई रीडिंग कितनी थी, हाँ भाई 3.5, मेरी कितनी आ रही है 7.5। तो क्या करना है इसको करना है 5 कर देते हैं यार, 3.5 तो ज़्यादा सही हो जाएगा। थोड़ा सा पास में ले आते हैं, लेकिन ज़्यादा पास ले आएंगे तो पकड़े भी जाएंगे, है ना? कई बार इतनी एक्यूरेसी अगर आपने लिया है कि 1-2% की एरर आ रही है ना, तो तुम्हारे पे डाउट हो जाएगा और वो एक्सपेरिमेंट जो चेक करने वाला है वो तुमसे डबल एक्सपेरिमेंट करवा देगा कि बेटा करके देखा आप मेरे सामने। तो इतना सही भी मत कर देना कि डाउट हो जाए।
तो मतलब 20-25% के आसपास एरर रखोगे तो कोई समस्या तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में नहीं आएगी, तुम्हें एकदम पास होने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर भी अपन कितना रख रहे हैं, 10% के आसपास रख रहे हैं मैक्स टू मैक्स। उसके बाद में हम अप्रॉक्सीमेशन ख़त्म कर देंगे, और अगर अप्रॉक्सीमेशन ख़त्म हुआ तो हम फिर इस फॉर्मूले के पास में आएंगे। जब हाइट की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा कर दी जाए तो ये फार्मूला तो हमेशा काम कर ही रहा है, चाहे हाइट बहुत ज़्यादा हो चाहे हाइट बहुत कम हो। तो इस फार्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी फिर? कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएंगी, है ना। जब अपनी हाइट छोटी होगी तो इससे हाइट छोटी होगी तो कैलकुलेशन करना बहुत आसान होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। डन। कर लिया इसे भी। अच्छा, तुम्हें पता है आईआईटी के अंदर में ट्रेनिंग वगैरह होती है उसके लिए, मतलब जैसे सेकेंड ईयर के बाद में, थर्ड ईयर के बाद में आपको इंटर्नशिप बोलते हैं, कई लोग ट्रेनिंग बोलते हैं उसे। और ट्रेनिंग में अगर जाते हैं तो कुछ कंपनीज़ आपको पैसा भी देती हैं, मतलब जाने का। हाँ हाँ, उस टाइम पे काम भी करवाते हैं ना वो, उस टाइम पे आपसे काम भी करवाते हैं वो। तो वो ट्रेनिंग बोलते हैं लेकिन ट्रेनिंग होती नहीं है, वो काम भी करवाएंगे। तो वो तुमसे काम करवाएंगे तो उसका पैसा भी तुम्हें दिया जाता है, तो पैसा देंगे। और कुछ ट्रेनिंग तो ऐसी होती है जिसमें कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं और वो फुल्ली फंडेड होती हैं, है ना। फुल्ली फंडेड होती हैं, इसका मतलब आपको एक जेब से एक पैसा देना नहीं पड़ता। आपके टिकट्स, अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ या तो कॉलेज आपका करेगा या तो वो सामने वाला देगा। और रहना खाना सब फ्री, ऊपर से पैसे भी देते हैं, सामने वाले ही देते हैं कि भाई ये लो तुमको पैसा, तुमने इतना काम किया हमारे लिए और इतना पैसा लो। क्योंकि अपन बहुत चीप है यार, तुम्हें पता नहीं है चीप का मतलब अपने को है ना, जैसे सस्ते, हाँ सस्ते हैं अपन। क्योंकि अगर तुम वैल्यूएशन वाइज देखोगे मनी करेंसी का डिफरेंस, तो जो काम वहाँ पर वो वहाँ का प्रोफेशनल वो जो करेगा $100 में करेगा, इंडिया में वो $10 में कर देगा, इंडिया में वो $10 में कर देगा। तो इतना डिफरेंस है। तो उनको तुम्हें पैसे देने में कोई दिक्कत है नहीं ना, क्योंकि वो तुम्हें कोई मतलब ऐसा अच्छा पैसा दे ही नहीं रहे होंगे, उनके हिसाब से अच्छा नहीं दे रहे होंगे। लेकिन तुम्हें वो बहुत लग रहा होगा, और बाप रे 30,000 रुपये आ गए उड़ाओ नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर में होगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में भी तुम खुद से इनिशिएटिव लेके कर सकते हो ऐसे काम, लेकिन कंपलसरी नहीं है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इट इज़ कंपलसरी दैट यू शुड बी डूइंग अ ट्रेनिंग, एंड उसके मार्क्स भी होते हैं ना, 2 क्रेडिट का कोर्स होता है उसके, तो आपको अच्छे से करके आना होता है। एंड उसका आपको प्रेजेंटेशन भी देना होता है कि मैंने क्या किया वहाँ पे जाके। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मज़ा भी आता है, मस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला पॉइंट हमने अभी देखा था कि सरफेस से क्या बोल रहा है, अब गधे, क्या स्टोरी सुन रहा था क्या तू अब तक? इससे तो परेशान ही हूँ मैं, रोज ऊपर लोना नीचे लोना ये लोना। अब गधे अरे कहाँ रहता है भाई? हो गया? अरे यार ये सवाल था यार, ये तो खुद से कर सकता है, शर्म आनी चाहिए तेरे को। तेरा नाम क्या है? पूरा नाम तो होगा ना? अच्छा, धुमाले होगा ना, धुमले। क्या होता है, धुमाले या धुमले? क्या रे अब चुप हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। तो दिस इज अर्थ की सरफेस से d डेप्थ में हम घुसेंगे, तो ये यहाँ पर चलेगा d डेप्थ में।
तो अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो एनीबडी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अपन जी लिख लेते हैं। बताइए क्या लिखें? गलत। आर माइनस डी, सेंटर से दिया लाएगा तो सेंटर से दूरी कितना हो गया? आर माइनस डी। तो अभी ये आ चुका है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो मैंने इधर रख दिया और ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस डी बाई आर। एक स्टेप खा गया मैं, चलेगा क्या इतना? तो देखो g बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर कितना आ गया? जी नॉट आ गया। ये कितना आ गया? 1 माइनस डी बाई कैपिटल आर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन है क्या? नहीं है। तो ये 100% करेक्ट है, कहीं भी लगा दो, कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। दिस इज 100% करेक्ट, कहीं पे भी लगा दो। डेप्थ चाहे 100 किलोमीटर हो, चाहे 5000 किलोमीटर हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन अप्लाई इट एवरीवेयर। 6400 तो रेडियस है भाई। तो g इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस डी बाई आर। इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई इट, इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई दिस एज वेल कि जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। जैसे अपनी मर्जी है वैसा कर सकते हैं। बोलो। चलिए अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, नोट कर लिया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो आपको शायद पता हो पृथ्वी घूमती है, और घूमती है तो उसकी वजह से सूडो फोर्सेस भी लगा सकती है। तो ये मैंने ओमेगा से घुमा दिया। अभी मान लो, अच्छा अपना अगर मैं भारत बनाऊं, भारत देश बनाऊं, तो बताओ कहाँ पर बनेगा, किस रीजन में बनेगा? ऊपर वाले रीजन में कि नीचे वाले रीजन में? ऊपर में होगा। अपना मोस्ट ऑफ द पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इनफैक्ट तुम अगर अर्थ में देखोगे तो अर्थ का मेजॉरिटी ऑफ द लैंड वाला पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, ठीक है ना? और वो जो बीच वाली इक्वेटर है वो किसको काटती है? उसको साउथ अफ्रीका को बीच में से लगभग काटती है ना? साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को वो इक्वेटर जो है उसको बीच में से बीच में से तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब काफ़ी थोड़ा ऊपर से काफ़ी नीचे तक काटती है, मतलब इस तरह से। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो अपना लैंड वाला है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि लेट्स से अभी अपनी दिल्ली कहाँ होगी? यहाँ होगी, यहाँ कहीं होगी, इस तरह से कुछ होगी। तो दिल्ली में अगर देखते हैं तो मैंने देखा इसने इक्वेटर से जो ये एंगल बनाया, ये एंगल मैंने लैम्डा कह दिया, ठीक है? अच्छा बताइए, इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो तो कहाँ लगेगा? नीचे। क्या बोल रहे हो? इक्वेटर से एंगल का मतलब देखो यार, यहाँ पर जब अर्थ में घूमेंगे ना तो अपने पास एंगल के टर्म्स में बात होगी। एंगल के टर्म्स में मतलब अपने पास वो तो होते, एक तो लैटिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है। लैटिट्यूड सुना है कि आपने 3 डिग्री 4 डिग्री लैटिट्यूड, है ना? तो ये उसी तरह से मैं बात करना चाह रहा हूँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड ये वाले होते हैं, ये वाला, ये इस तरह से गोल गोल वाले, ये वाले जो लैटिट्यूड होते हैं। और लॉन्गिट्यूड कौन से होते हैं? ये वाले लॉन्गिट्यूड होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इसका जो एंगल दे दिया गया इस लैटिट्यूड का, वो मैंने बोल दिया लैम्डा बोल दिया, ओके? ये पॉइंट या ये वाला पॉइंट इक्वेटर पर पॉइंट है, उसको ऐसा समझ ले सेंटर है। ये एक समझिए, इक्वेटर का एक प्लेन बन गया, इक्वेटर का प्लेन बन गया। इक्वेटर के प्लेन से ये वाला पॉइंट पर मैं कितना ऊपर घूमा सेंटर पे बैठकर, वो क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा, समझा?
अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर तू खड़ा है मान ले स्वप्निल, अब स्वप्निल पे फोर्स लगा ग्रेविटेशन का, कहाँ लगा, नीचे लगा, तो वो क्या हो जाएगा mg ऐसे लग जाएगा, लग गया ना, नहीं फिर कहाँ लगा, सेंटर की तरफ लगा, तो इस पर ये लग जाएगा, इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस तरह से इसका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अभी देखिए यहाँ पर जो फोर्सेस इसको फील होने वाले हैं, एक तो मैंने ग्रेविटेशनल का इंडिकेट कर ही दिया है ना, एक तो मैंने ग्रेविटेशन इंडिकेट कर ही दिया, दूसरा यहाँ पर एक सूडो फोर्स भी लगेगा बाहर की तरफ, वो कितना होगा बताइए, इसका मास है m, ये रोटेट कर रहा है, इसकी रेडियस मैंने r बोल दिया, m ओमेगा स्क्वायर r, और ये देखिएगा सेंटर से इसकी जो रेडियस है ना, ये r cos लैम्डा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या किया जाएगा, ये r cos लैम्डा के सर्कल पे घूम रहा है, तो इसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा। ठीक है, अब देखिए इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इफेक्टिव मैं देखना चाहता हूँ वो किधर लगा, वो लगा है अपने पास यहाँ पर, जैसे वेइंग स्केल रख लो मान लो, यहाँ पर जो है वेइंग स्केल रख लो मान लो, तो वो तो क्या दिखा रहा होगा, वो दिखा रहा होगा एक तो mg का इधर, और एक ये सूडो फोर्स का कंपोनेंट ऑपोजिट साइड में इधर बना हुआ है, तो ये कंपोनेंट बताइए सूडो फोर्स का कितना बनेगा, वो बनेगा m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा, तो सूडो फोर्स था और उसका भी cos लैम्डा हो जाएगा क्योंकि ये भी लैम्डा है ना, तो इसका हो जाएगा cos स्क्वायर लैम्डा। तो जो नेट फोर्स जो ग्रेविटेशन का इसको फील हो रहा होगा, नेट फोर्स और एपरेंट फोर्स, एपरेंट मतलब कितना अपीयर हो रहा है, कितना फील हो रहा है, एपरेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो कितना बन चुका है, वो बन चुका है एक तो सरफेस का यानी कि mg नॉट माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर लैम्डा। अच्छा बताइए इक्वेटर पर अगर हम आ जाते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो cos लैम्डा की वैल्यू 1, इसका मतलब ये जो डिफरेंस नेगेटिव वाला बना वो मैक्सिमम बन चुका है इसका माल, और ये अगर मैक्सिमम बन गया तो इसका मतलब इक्वेटर पर जो हमें एपरेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फील होगा वो मिनिमम होगा, अब एक गधे मिनिमम, और पोल पर जाएंगे तो मैक्सिमम फील होने वाला है। इक्वेटर पर हमें फोर्स मिनिमम फील होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या एपरेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और यहाँ पर पोल पर हमारे पास मैक्सिमम फोर्स फील होने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो चलिए अभी आगे वाली बात अपन आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, इसके बाद क्लास होती है ना। अच्छा आनंद सर, ठीक है ठीक है, ये लिख लो लिख लो। आवाज़ क्या रहता है, मतलब आनंद सर आते हैं कि फराज सर आते हैं? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नोट कर लीजिए आप। अच्छा होमवर्क में वो कर ही लीजिए अपना जेई मेंस और जेई एडवांस की एक्सरसाइज, जेई एडवांस कर लेना, जेई एडवांस फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जेई एडवांस की एक्सरसाइज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मज़ा आएगा करने में, अपनी सोच का दायरा बढ़ेगा, तो ये तो भूलना ही मत करने का। जेई एडवांस डन। ओके बच्चा, चलिए आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं।